आज के पत्रकार वार्ता में मेरे साथ भाई दलेश्वर साहू जी, भाई गुणेश्वर बघेल जी, हमारे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई पदम कोठारी जी और अंत व्यवसायी निगम के अध्यक्ष पूर्व मंत्री धनेश पटला जी, साथ ही मेरे साथ हमारे सचिव कोमल परदेसी जी, कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, आज अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार दिवस है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और बहुत सारे दबाव में आप लोग काम करते हैं। मीडिया हाउस का अपना दबाव रहता है, उस प्रबंधन का अपना, राजनीतिक दलों का अपना, प्रशासन का अपना दबाव रहता है, उस बीच में आप लोग पत्रकारिता करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार दिवस के अवसर पर आप सबको बधाई। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में अभी तक के 42 विधानसभा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर संभाग के कुछ जिले, अब दुर्ग संभाग के 2 जिले यहाँ भी कंप्लीट हो जाएगा, 3 जिला, कवर्धा भी हो गया, बालोद हो गया, राजनांदगांव भी होने जा रहा है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्य रूप से जो सारी योजनाओं के बारे में हम लोग आम जनता से सीधा सवाल करते हैं, उनकी जो अपनी समस्याएं हैं वो रखते हैं, तो समस्याओं का निराकरण भी हो जाता है, योजनाओं की जानकारी भी हो जाती है। अभी धान खरीदी चल रहा है पूरे प्रदेश में 1 नवंबर से। यहाँ भी सभी सोसाइटियों में खरीदी प्रारंभ हो चुका है। ऑनलाइन जो व्यवस्था किए हैं उससे युवा जो किसान हैं वो काफ़ी खुश हैं कि हमको वहाँ टोकन लेने के लिए लाइन लगाना नहीं पड़ता, ऑनलाइन से ही वो काम हो रहा है। बारदाना भी उपलब्ध है, तौलाई भी हो रहा है और उठाव का भी, धान उठाव का भी काम तेजी से चल रहा है। इस साल फसल बहुत अच्छी है, लगभग 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य है। पिछले साल 98 लाख मीट्रिक टन हम लोगों ने खरीदा था। सीमावर्ती, राज्य के सीमावर्ती जिला होने के कारण से धान दूसरे प्रदेश से आने की शिकायतें मिलती है, तो उसके लिए भी पुलिस को और राजस्व विभाग को मैंने निर्देशित किया है कि बाहर से धान ना आ पाए, लेकिन किसानों के धान विक्रय करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमारे शासन का मुख्य उद्देश्य ये है कि आम जनता के आय में वृद्धि हो और उसके लिए चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, दूसरा स्वास्थ्य, रोजगार के दिशा में भी हम लोगों ने कदम उठाए हैं। सब लोगों को सस्ता इलाज मिले, मुफ्त में इलाज मिले, हाट बाजार क्लिनिक योजना है, डायबिटीज क्लिनिक योजना है, श्री धन्वंतरी योजना है जिसमें सस्ती दर पर दवाई मिल सके। तो उस प्रकार की व्यवस्था के भी हम लोगों ने सीधा जायजा लिया है। गौठान में बहुत सारी गतिविधियां संचालित है, कहीं वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, तो वर्मी कंपोस्ट के साथ मशरूम का भी है, मछली उत्पादन है और दूसरे प्रकार की गतिविधियां गौठान में अब तेजी पकड़ रहा है। उसके साथ साथ महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम लोगों ने हर ब्लॉक में 2 स्वीकृत किए हैं। उसका उद्देश्य ये है कि जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, यदि अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं तो पहली बात तो ज़मीन की उपलब्धता, ये समस्या है उनके पास। उसके बाद फिर दूसरी समस्या आती है, फिर पानी, बिजली, शेड, इस प्रकार से। तो उसको एक जगह हम लोगों ने गांव के जो सड़क के किनारे कोई ज़मीन है तो उसमें रूरल इंडस्ट्रियल पार्क खोल दें, शेड बना दें, तो उसके लिए 2 करोड़ रुपये हर रिकॉर्ड के लिए हमने दिया है, ताकि ये पानी, बिजली, शेड की बिजली उपलब्धता उनको हो जाए और बैंक से लोन लेके वो अपना उद्योग शुरू कर सकें।
प्रयास हमारा यही है कि जो उत्पादन हो उसकी बिक्री भी हो। ऐसे चीज़ों को उत्पादन करें जिसका विक्रय प्रदेश के भीतर भी हो जाए, विभागों में जहाँ डिमांड है उसका उत्पादन हो, फिर प्रदेश के बाहर और देश के बाहर भी यदि उसकी डिमांड है तो उस प्रकार से हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा। और बहुत सारे हम लोगों ने वैसे किया भी है, चाहे हमले बस्तर में जैसे इमली प्रोसेसिंग प्लांट है, मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट कांकेर में है, तो इसका उत्पादन भी हो रहा है और देश और विदेश में भी इसकी डिमांड हो रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस प्रकार से यूनिट हम लोग तैयार करें जो अपने यहाँ भी खपत हो और फिर कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे राज्यों में, दूसरे प्रदेशों में इसकी खपत हो। तो ये करीब 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क 2 अक्टूबर को हम लोगों ने इसकी भूमि पूजन किया है, तो लोगों को रोजगार मिल सके। तीसरा महत्वपूर्ण विषय है कि अभी धान कटाई जोरों पे है। मैंने किसानों से अपील की है और आप लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा, आज पर्यावरण को लेकर सब लोग बहुत संवेदनशील हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ उतना प्रदूषण नहीं है जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग जो झेल रहे हैं। वहाँ पर प्रदूषण इतना है कि दिन में भी आपको गेट के पास की चीज़ दिखाई नहीं देगी, इतना आपको धुआं भरा पड़ा है। स्मेल आप करेंगे तो उसके स्मोक के गंध आपके नाकों में आएगी। तो इस प्रकार की स्थिति है और उसमें हम लोगों ने पैरादान करने के लिए अपील किया है किसानों से और उनको सम्मानित करने किसानों को सम्मान, जो पैरादान करें उसको सम्मानित भी करें, तो एक अच्छा वातावरण बनेगा। आप लोगों से अपील है कि इस पैरादान को कौन कौन किसान किए हैं, किस गांव में किए हैं। यदि एक गांव में 10 किसान 20 किसान करते हैं, उसको यदि मीडिया में आप उसको देते हैं या इंटरव्यू लेते हैं तो उस ये टीवी देख के, पेपर पढ़ के लोग फिर उत्साहित होते हैं। तो एक वातावरण बनाएं ताकि पराली न जले, जिससे कार्बन उत्सर्जन ना हो। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है। और छत्तीसगढ़ में उतना नहीं है पराली जलाने, पैरा जलाने के, लेकिन फिर भी जो लोग दूसरी फसल लेते हैं वो तत्काल वो फिर आग लगाने का काम करते हैं। उसको पैरा दान कर दें गौठान में, उससे फ़ायदा ये होगा कि मवेशियों को चारा मिल जाएगा बरसात में, गर्मी में। तो खेतों में जो नुकसान पहुंचा रहे हैं जो जानवर, उससे रोक लगेगा। दूसरे सड़कों में जो एक्सीडेंट हो रहा है उसमें भी कमी आएगी। अभी तक की जो प्रयास हुआ है उसमें कमी तो आई है, 30% तक की कमी आई है। इसको हमको 100% करना है। इसमें जब तक कि आप लोगों को सहयोग नहीं मिलेगा, प्रशासन तो करेगा ही, किसानों को प्रेरित करने का काम मीडिया बहुत अच्छा से कर सकती है। इसको आप लोग इस अभियान को हाथ मिलें और ये ज़्यादा 15 दिन का काम है, तो इस बीच में आप लोग थोड़ा सा मीडिया में उसको स्थान देंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा वातावरण बनेगा। ये मैं आप सबसे अपील करता हूँ। तो आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रित। डोंगरगढ़ की पावन धरा पर आपका स्वागत है। कार्ड ले दीजिए। डोंगरगढ़ की पावन धरा पर आपका स्वागत है जी। आपने प्रेस आज दिवस है उसके लिए बधाई दी, उसके लिए आपको धन्यवाद जी। समीक्षा बैठक पे अभी समीक्षा बैठक थी हमारे पहले, इसमें कई अधिकारियों को यह जानकारी नहीं है कि गोधन न्याय योजना की क्या प्रक्रिया है। नहीं, गोधन न्याय योजना देखिए ऐसा है कि अलग अलग डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी हर को नहीं होता, लेकिन इसमें IAS अधिकारी ऐसे होते हैं जो सब डिपार्टमेंट के बारे में जानते हैं। मान लो PWD वाले को पूछोगे जल संसाधन के बारे में तो नहीं बता पाएगा। वैसे ये पशुधन से जुड़ा हुआ है, कृषि से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसलिए ये उस डिपार्टमेंट के लोग ही जानेंगे, दूसरे लोग नहीं जान पाएंगे। रीपा में जरूर सब विभागों का समन्वय बहुत जरूरी है। गोधन न्याय योजना में आप कर रहे हैं, उसमें भी कुछ विभागों का, मान लो पंचायत विभाग है, राजस्व विभाग है। जब जमीन लेना है तो राजस्व विभाग की जरूरत पड़ेगी। अब जमीन दे दिए उसके बाद उसकी भूमिका समाप्त हो जाती है। कृषि विभाग का ये है कि उसमें चारा डेवलपमेंट करना है, क्योंकि चारागाह के लिए भी हमने जमीन आरक्षित की है, तो उसमें भी काम करने की आवश्यकता है। फिर पशुधन का है कि वेटनरी का है, ये डिपार्टमेंट देखेगी। और फिर इसको खरीदना अब सहकारिता से है तो उसको केवल खरीदी का काम करना है। वर्मी कंपोस्ट बन गया, भी हमको खरीदना है। तो ऐसे अलग अलग विभागों का अलग अलग भूमिका है। तो अपनी उसके अलावा उसके बहुत सारे काम हैं।
तो सब विभाग के बारे में सब लोग जाने संभव ही नहीं है। सर डोंगरगढ़ एक पर्यटन क्षेत्र है और पिछले साल केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनांदगांव आए थे। उस दौरान पत्रकारों से उन्होंने ये सवालों को जवाब देते हुए कहा था कि इसको हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए डोंगरगढ़ को यदि राज्य सरकार पहल करेगी तो हम तैयार है करके हमने प्रस्ताव भेज दिया है। अब कितना जल्दी स्वीकृत करके भेजते हैं सिंधिया जी, वो देखने की बात है। सर एक चीज और है सर, डोंगरगढ़ में ना बहुत पुरानी मांग है सर, लाइब्रेरी नहीं है लोगों के लिए सर। जैसे राजनांदगांव में ग्रंथालय खुला वैसे सर डोंगरगढ़ में भी एक ग्रंथालय खुल जाए तो सर बहुत अच्छी बात है। ई लाइब्रेरी होना चाहिए, बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था होना चाहिए। बहुत अच्छी डिमांड है आपकी। प्रस्ताव भेजें कलेक्टर साहब इसका। राव जी नमस्कार। नमस्कार। कल ही एक प्रश्न रही से आपसे कि डोंगरगढ़ विधानसभा में आप आए हो और डोंगरगढ़ आपका विकास का सौगात देते हैं, और आज भी मेरा वही प्रश्न है कि आप डोंगरगढ़ विधानसभा में आए हो और डोंगरगढ़ के लोगों की मांग है। सूची दे दे यार, काफी है क्या? राव जी पहले मोर बात कंप्लीट होने दो। हाँ हाँ। डोंगरगढ़ लोगों की मांग है कि डोंगरगढ़ विधान नगर निगम बनाया जाए। क्या नगर पंचायत आलमी नगर भी बन चुके हैं, जिला खैरगढ़ भी बन चुके हैं, और उनका भी जो है आप नगर पंचायत बना के घोषणा करे हो, और डोंगरगढ़ के लोगों की तरफ से मैं आप बोला था कि आप डोंगरगढ़ में नगर पालिका निगम बनाओ। अच्छा देख, नगर पालिका नगर पंचायत घोषित करना है तो कर जनसंख्या, नगर पालिका बनाना है तो कर जनसंख्या देखे जाते हैं, और उसने नगर निगम के तो नगर निगम में कम से कम 1 लाख के आबादी हो तब बोले नगर निगम। और राजनांदगांव जैसे 1 लाख की आबादी है, दुर्ग 1.25 लाख की आबादी है, तो इसने जब एक आबादी 1 लाख हो जाए तो आप लोग कहीं जरूरत नहीं पड़ी, इसने बना देते। ठीक है। नमस्कार। छत्तीसगढ़ सरकार जो है शिक्षा विभाग में तो सही काम कर रहे हैं, लेकिन एक जो काम उसमें हो रहा है जैसे कि एनजीओ के माध्यम से तरह तरह के एनजीओ आते हैं बाहर से, सरकार के द्वारा उसको अथॉरिटी दिया जाता है। वो एनजीओ जो है स्कूलों में जाके उनके द्वारा जो ट्रेनिंग दिया जाता है, जैसे बच्चों को बोलेंगे चित्र के माध्यम से पढ़ना, फिर जब वही दूसरे महीना दूसरा एनजीओ लाता है वो बोले नहीं आप कैसे पढ़ाई करना। तो इससे क्या है बच्चों के बीच में वो समझ नहीं आ रहा है बच्चों की पढ़ाई कैसे करना है, बहुत परेशान है और पढ़ाई नहीं हो रहा, सीधा ट्रेनिंग और वो एनजीओ का जो काम चल रहा है वही उसके कारण परेशान है। इसको देखें कलेक्टर साहब, हर एनजीओ मतलब एक ही स्कूल में एक ही प्रकार के हो तो उसके, या फिर एक ही टाइप के पूरे जिले में हो तो उसका लाभ मिलेगा। अलग जैसे यदि इस प्रकार कोई शिकायत है तो थोड़ा देखें उसको। एक सवाल। अच्छा, और उसके बाद फिर नहीं करूंगा मैं। ठीक है। ये जो पटवारी जो है, जैसे सरकार को शराब में राजस्व के आय ज्यादा आता है, वैसे पटवारी जो राजस्व विभाग का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन पटवारियों के पास ना प्रिंटर है, ना लैपटॉप है और ना उनका कोई व्यवस्था है। उससे क्या ग्रामीण क्षेत्र के जो ग्रामीण ढूंढते हैं पटवारी को कि आखिर वो कहाँ है करके, उनको काम रहता तो मिल नहीं रहा। उनके लिए एक मुख्यालय बना दिया जाए जहाँ वो बैठे समय पर, और उनको लैपटॉप और प्रिंटर भी उपलब्ध करा दिया जाए। हल्का मुख्यालय है ही उसमें, अब सुविधाएं हैं। वो ऐसा है कि वो बजट से संबंधित हैं, जब उपलब्ध होगा तो निश्चित रूप से कराएंगे, अभी तो नहीं है। मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो दोगुना बिजली बिल के त्रस्त हो गई है। जी? दोगुना बिजली बिल, हाँ। सुरक्षा निधि जोड़ के बिजली बिल में आ रहा है जी। सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है जनता की। और आपके द्वारा कहा गया था कि आधा बिजली बिल होगा, अभी पब्लिक कंफ्यूज हो गई है, आधा है कि डबल है? देखिए, अब सुरक्षा निधि को एक बार का आना है कि बार बार आना नहीं है। अब उसको एक बार भेज दिया गया है, लेकिन जहाँ तक कि बिजली बिल आधा की बात आपको बताऊं, अभी तक के राज्य शासन ने 42 लाख जो घरेलू बिजली उपभोक्ता है उसको करीब 2500 करोड़ रुपया हमने सब्सिडी दी है। 400 यूनिट तक की बिजली बिल आधा है तो उसका लाभ तो ले रहे हैं, तो करीब 2500 है। और आज का प्रिंट आता भी है कि कितना बिल आपका बना और कितना आपको छूट मिला। सर नमस्कार। नमस्कार। सर हम देख रहे हैं आप गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा योजनाएं लाए हैं और वर्क करवा रहे हैं, लेकिन गरीब तबके के बच्चे पढ़ाई छोड़ के और जो गोलियां हैं उसको सेवन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं गोलियां नशे की गोलियां सेवन करके कई प्रकार की समस्याओं से जूझ करके वो मर्डर तक के कर रहे हैं। हम देख रहे हैं पुलिस प्रशासन अपने वर्क कर रही है, दारू पकड़ रहे हैं, कई प्रकार के गोलियां प्रश्न करिए सर। तो उस पर कार्रवाई कब होगी? जैसे मेडिकल में कोरेक्स सिरप बिकते हैं और कई प्रकार की गोलियां जो बिक रही हैं उस पर कार्रवाई कब होगी? इसके ऊपर कब शिकंजा कसा जाएगा? वैसे लगातार निर्देश दिए गए हैं। मैं अभी एसपी साहब यहाँ बैठे हुए हैं। दूसरा प्रश्न है सर, भैया उत्तर आने दीजिए, मैं फिर दूसरा कर लीजिए। तो इसमें जो
ड्रग्स कंट्रोलर है वो तो लिमिट है उसके पद, लेकिन आप उसके साथ पुलिस वालों को भेज दें या दूसरे विभाग को भेज दें और चेक करा दें। तो इस प्रकार से जो नशीली गोलियां हैं वो बिकना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही आपका प्रश्न है। दूसरा सर, जैसे कि पत्रकार समस्याओं से जूझकर अपने कार्य को बखूबी निभा रही है और एक जिले में एक प्रेस क्लब बनता है, लेकिन वहाँ प्रेस क्लब में सभी लोगों का सदस्यता नहीं है, जिसकी वजह से जैसे जमीन आवंटन किया गया है आपके द्वारा, तो सभी पत्रकारों को उसका लाभ नहीं मिला है। और भी पत्रकार चाहते हैं कि उनको भी जमीन आवंटन हो, क्योंकि गरीब तबके के हैं सभी पत्रकार। तो महोदय, उसके लिए देखिए, आपका पूरे प्रदेश के पत्रकारों के लिए रास्ता निकाला है राजनामा प्रेस क्लब ने, है ना। तो उस प्रकार से आप लोग कर लें, उनसे सर, एक जिले में एक ही प्रेस क्लब रहेगा ऐसा? अरे ठीक है ना भाई, मैं आपको आवाज की बात आप कर रहे हैं, दोनों क्लब मत करिए। आप अपनी समस्या को बताएं कि आपको जमीन मिलना चाहिए, है ना। तो जमीन आपको मिले, इसके लिए राजनांदगांव के प्रेस क्लब ने आपको रास्ता बता दिया। मैं अभी डोंगरगांव गया था, तब भी ये बात आई थी। तो आप लोग उसका अनुसरण करें और उसका लाभ उठाएं। सर, वहाँ सदस्यता नहीं दी जा बड़ा रही है। मुसीबत है, आप अपना करें ना भाई। देखिए, प्रेस के मान्यता वाली जो बात है उसका भी सरलीकरण किए हैं। यहाँ तो 1-2 पत्रकार रहते थे, अब तो दर्जनों पत्रकारों को अधिमान्यता मिल रही है। पहले तो ये भी नहीं होता था। आप ही जिले के मुख्यमंत्री थे, लेकिन 15 साल में कितने पत्रकारों को अधिमान्यता मिला था। अब तो उसमें बहुत सरलीकरण किए, बहुत लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। सर, मेरा एक सवाल था आपसे जी। आपने जो गोबर योजना चालू की है जिससे खाद बनाया जा रहा है, यहाँ पे खाद घोटाला हुआ था। जो खाद है सुपर खाद के नाम से रेत भर के बेचा जा रहा था सर, उस पर तक कार्रवाई नहीं हुई। यदि उसमें उस प्रकार से शिकायत कार्रवाई होगी, रेत भर के तो कोई नहीं, लेकिन वो सूखा यदि गोबर यदि सूख जाता है तो उसमें बहुत सारे और मिनरल्स डाल के उसको सुपर हम लोग रंगे हाथ पकड़ा गया था सर उनको तो मिलाते हुए। ठीक है, उसकी कार्रवाई करवा। दूसरा सर, पट्टे की मांग थी लगातार जो हर पत्रकार 2-2 सवाल पूछ रहे हैं यार। पट्टे की बहुत ज्यादा मांग है सर। कौन से पट्टे की? जो पट्टा बांटा गया था नगर पालिका चुनाव के समय, उसके बाद उसको रोक दिया गया और अभी तक भी पट्टा नहीं मिला। ठीक है, उसको देख लेते हैं। राव जी, हाँ जी। राव जी, अविभाजित राजनांदगांव जिले में सहायक शिक्षकों के प्रधान पाठक के पद के पदोन्नति पश्चात पदांकन में गंभीर अनियमितता के आरोप और धांधली की शिकायतें हैं। डीपीआई के नियमों के विपरीत प्रक्रिया पूरी करते हुए भ्रष्टाचार के आरोप हैं। सैकड़ों शिक्षकों के पद रिक्त होने के बाद भी दूसरे संकुल या ब्लॉक में पदांकन किया गया है। अपात्रों को भी पदोन्नति दी गई है। अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किए बगैर ही पदोन्नति आदेश जारी किए गए हैं। काउंसलिंग भी नहीं की गई है। अच्छा पत्रकार हैं आप। दिव्यांगों और महिलाओं का पदांकन भी 60 से 70 किलोमीटर दूर किया गया है। कल आपको इस संबंध में एक शिकायत भी मिला है। हाँ। ढेरों अनियमितताओं के बावजूद अब तक इस प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले में डीओ भी गलती अपनी जल्दी पढ़ ले, नहीं तो फोन आने वाला है। डीओ लंबा इसलिए लिखा हूँ मैं। इस मामले में डीओ भी अपनी गलती स्वीकार कर चुके हैं। डीओ बीओ दफ्तर के बाबू और अधिकारी इसमें सीधे दोषी हैं। विधायकों व कुछ नेताओं की फैसला भी दे दिया। अनुशंसा पर नियम विपरीत पदोन्नति की। चलिए, मैं इसकी जांच करा लेता हूँ और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर, मेरा एक प्रश्न था। हाँ सर, एडी से जुड़ा हुआ मामला है। रुक जाना भैया, उसको पूछने देना। माइक उसके हाथ में, आप माइक लेके लें। हाँ। सर, मेरा प्रश्न दिव्यांगजन और वृद्धजनों से संबंधित है। पूरे राज्य में वृद्धाश्रम संचालित हैं शासकीय और गैर शासकीय संस्थाओं के माध्यम से, और बहुत सारे छात्रावास हैं दिव्यांगजनों के लिए और स्कूल भी है। लेकिन सर, छत्तीसगढ़ गठन के बाद से उन छात्रावासों और विद्यालय और वृद्धाश्रम में उनके भोजन का जो खर्च दिया जाता है वो मात्र 20 रुपये पर डे होता है सर। तो आप इसकी थोड़ा समीक्षा करके आप क्या। ठीक है, नोट कर लीजिए भाई। सर प्रणाम। प्रणाम। मैं प्रकाश अग्रवाल, हरिगुरु संवाददाता। अच्छा, पहली बार पूरा परिचय कोई दिया। सर, बोलिए। आपने शिक्षा के स्तर पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बधाई के पात्र। आत्मदान स्कूल, अंग्रेजी स्कूल बच्चों को महत्व मिला जी। लेकिन फ्रेंचाइजी लेकर जो कंप्यूटर शिक्षा से जुड़े लोग हैं वो लोग अपना सही काम नहीं कर रहे। उनका संस्था जो संचालित नहीं हो रहा, बच्चों को सही कंप्यूटर शिक्षा नहीं मिल रहा है। न वहाँ ढंग से पढ़ाने वाले रहते हैं, न उनको प्रोजेक्टर रहता है, न उनको जो टीवी की व्यवस्था रहती है वो रहती है। और ये पैसा ले लेते हैं उनसे, और सरकार से जो बच्चों को पैसा मिलता है वो पैसा उनको खाते में आता है और दे देते हैं।
लेकिन साल भर उनको शिक्षा का महत्व और उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा, इसको कोई नहीं देखता। चलो चेक कराते हैं। अब दे दो भाई, माइक दे दो। ईडी के बारे में पूछना चाहते हैं सर, एक निवेदन था, प्रेस क्लब आपका आभार भी व्यक्त करना चाहता है मिलके, और जो डोंगरगढ़ के लिए जमीन आवंटन आपके द्वारा हमको आई है उसके लिए भी हम आपको बधाई देना चाहते हैं। और आप दे दीजिए, मैं ले लिया। ये हमसे मिलना भी चाहते हैं सर। आप मिल लो भाई, अभी सामने आप ही सामने हूँ मैं। जी थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार सर, एक अलग सवाल पूछ रहा हूँ मैं। वो परिचय पहले दे दिए, वो शुरुआत किया है। किशोर शिलेदार सर, जी न्यूज से हूँ। अच्छा सर, एक अलग सवाल है। बिल्कुल अलग। कि पूरे देश में राहुल गांधी जी पदयात्रा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देश आदिवासियों का है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आदिवासी अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं। कल पूरे प्रदेश भर में आदिवासियों ने चक्का जाम कर दिया। इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, आंदोलन किसी विषय पर हो रहा है कि 32% आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है। 32% आरक्षण रोका कौन था? पिछली सरकार। 2005 से भारत सरकार ने लिख दिया था, उसके बाद भी 2012 तक के दबाए रहा। और आदिवासी जब आंदोलन किए तब 2012 से लागू हुआ, कोर्ट में स्टे हुआ, और उसके बाद 2018 तक के एक भी सिंगल डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किए। और उस समय सारे बहस जीरा हो गया, क्लोज फॉर ऑर्डर था, फैसला सुनाया गया अभी 2022 में। तो उसमें हुआ क्या कि वो जो फैसला था जिसमें 50% से अधिक था, तो उसको उन्होंने खारिज कर दिया। खारिज करने के बाद हुआ क्या, अपने आप जो मध्य प्रदेश के समय का जो आरक्षण था वो लागू हो गया, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो था उसमें 16% SC, 20% ST और 14% OBC। अब छत्तीसगढ़ बनने के बाद इसके रेशियो है उसमें अंतर आया, क्योंकि यहाँ अनुसूचित जाति है वो 13% है, SC है वो 31% से अधिक है, और OBC की गणना हुई नहीं है या EWS की गणना नहीं हुई है। इस बीच में भारत सरकार ने भी फैसला कर लिया। लागू कौन सा होना था? जो यहाँ की जनसंख्या उसके आधार पर उस रेशियो पे जो संविधान में व्यवस्था है वो लागू नहीं हुआ था। 2012 में इन्होंने लागू किया और उसी को रिजेक्ट किया। अभी अब हम लोगों ने इसको आदिवासी समाज के लोग भी आए थे, हमारे विधायक लोग भी आए थे, तो मैंने इसका अध्ययन करवाया। आपको पता है कि हेड काउंट के लिए हमने कमीशन का भी गठन किया है, उसका भी रिपोर्ट अपेक्षित है, बहुत जल्दी आ जाएगा। और तीसरी बात है, इसके लिए विशेष सत्र का हमने आहूत किया है। उसके सब जान रहे हैं, विशेष सत्र आहूत हुआ है केवल आरक्षण को लेकर 1 और 2 दिसंबर। उसके बाद भी कोई आंदोलन करना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता है, उसकी इच्छा है वो आंदोलन करे, लेकिन सरकार ने तो त्वरित कार्रवाई की और 1 और 2 दिसंबर को हमने विशेष सत्र आमंत्रित किया है। ठीक है दाऊ जी, जय जोहार। जय जोहार। सबसे पहले तो अपना बधाई दाऊ जी कि आप देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री हो। जी धन्यवाद भैया, आप सबके आपको बधाई, पूरे प्रदेश के लोगों को बधाई, उसके लिए मैं अकेले जिम्मेदार नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मोर एक ठन प्रश्न है दाऊ जी, आप एक तरफ नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के बात करत हो, जी बहुत ही अच्छा योजना है और शानदार योजना है हमारे किसान मन पर। दूसरी तरफ वही हमारे राजनांदगांव जिला में बहुत सारा पशु चिकित्सालय बंद पड़े हैं, अधिकारी मन की भर्ती 2015 से रुके हुए हैं। तो ऐसे में ये जो योजना है वो कारगर साबित हुई या हमारे गरवा मन बीमारी से मरत जही? ये बहुत गंभीर सवाल है दाऊ जी, एक लिए कुछ करो। ठीक है, वो ईडी वाले क्यों माइक नहीं दे रहे हो भाई? कहाँ कराने वाला है? यहाँ नहीं है? यही सर नमस्कार। हाँ, क्या नाम बताओ? जी हेमंत वर्मा सर, FM न्यूज चैनल का ब्यूरो। FM न्यूज का ब्यूरो चीफ। FM रेडियो सुने यार? न्यूज चैनल भी है सर। न्यूज चैनल भी है आजकल तो बहुत ज्यादा हो गया न्यूज चैनल। हाँ बताओ भाई। सर मेरा ईडी से जुड़ा एक सवाल है। बिल्कुल पूछो भाई। प्रदेश सरकार कहती है कि केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी रेड कर रही है, लेकिन रेड तो करती है लेकिन कार्रवाई भी कर रही है, लगातार अनुपातहीन संपत्ति भी बरामद हो रहे हैं। हाँ। और दूसरी बात यह है कि रेड छत्तीसगढ़ के अलावा यूपी और बिहार और दिल्ली में भी पड़ा है, उसी जिस डेट में छत्तीसगढ़ में पड़ा है। अच्छा। और इसी से जुड़ा हुआ मामला है सर।
15 साल तक बीजेपी छत्तीसगढ़ के शासन में रही है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे स्वायत्त संस्था है जो जांच करती है ईडी की तरह। बहुत सारे कई भाजपाओं के नेता है जो बिल्कुल सामान्य जीवन जीते थे, आज लग्जरी जीवन जीते हैं। इस पर भी आपको थोड़ा सा इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक, बिल्कुल सही बात है। शिकायत मिलेगी तो जांच करेंगे, क्योंकि यहाँ EOW भी है, ACP है, थाना है, लोक आयोग है। इसके माध्यम से हम लोग जांच करते हैं। विभाग के तरफ से भी कमेटियां होती है जिसके द्वारा जांच की जाती है। जहाँ तक कि ED, IT, CBI, DRI की बात है, ये उन्हीं राज्यों में ज़्यादा दबिश देते हैं जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। यहाँ भी आया, हमने उसका स्वागत किया है, लेकिन मैंने ED को पत्र लिखा है। पत्र ये है, दो हैं उसमें, दो पत्र हैं। पहला ये है कि छत्तीसगढ़ में लगभग 6-6.5 हजार करोड़ रुपया ये जो चिट फंड कंपनियां हैं वो लेके भाग गई। तो सीधा सीधा बात है कि ये आम जनता का पैसा है जिसको लेके कुछ डायरेक्टर है, कुछ कंपनियां हैं, वो लेके भाग गई। कुछ संपत्ति यहाँ है जिसके हम लोग जानकारी लेके उसकी जांच करके उसके कोर्ट में लगा रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद कुर्की और पूरे देश भर में पहली बार ऐसा हुआ है कि आम जनता का पैसा वापस हुआ। और राजनांदगांव जिले से इसकी शुरुआत हुई और करीब 19,000 लोगों के 15 करोड़ रुपए हमने वापस भी किया। कुल मिलाकर अभी तक के करीब 40 करोड़ रुपया अभी तक के वापस कर पाए। लेकिन इसकी गति बड़ी धीमी है। दूसरे राज्यों में हो सकता है देश के बाहर हो, तो ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है तो ED को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, इसकी जांच को हाथ में लेना चाहिए। लेकिन डायरेक्टर का अभी तक के इसका कोई जवाब नहीं आया। दूसरा मैंने पत्र लिखा है नान घोटाले को लेकर कि नान घोटाला हुआ है और इसमें जो पिछली सरकार ने ही उसकी जांच की थी और केवल वो 8 महीने के कार्यकाल को ही उन्होंने आधार मान के जांच किया। उसके बाद जब हमारी सरकार आई तो हमने SIT गठन किया। SIT गठन किया, इसकी पूरे जब से ये शुरू हुआ है तब से इसकी जांच की जाए भूतलक के प्रभाव से, पुराने मतलब 2011 से, उसके पहले भी हो तो उसका भी जांच करें। लेकिन मजेदार बात यह है कि तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष माननीय धर्मलाल कौशिक जी PIL लगाए कि इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। और दुर्भाग्यजनक बात यह है कि उसमें रोक लगी और वो जांच रुक गया। तो अब हमारा ये कहना है कि ये मामला बहुत बड़ा है और ED इसको जांच कर रही है, तो आगे क्यों नहीं जांच करती? ED ने ले लिया उसको, लेकिन जांच क्यों नहीं कर रही? मामला 2015 का है ये घटना, जांच क्यों नहीं कर रही? ये दुर्भाग्यजनक बात है। तो ये पिक एंड चूज वाले बात है इनके। आप जिसको चाहेंगे उसकी जांच करेंगे, जिसको जो आपके आका के निर्देश नहीं है वहां आप जांच नहीं करेंगे। यदि छत्तीसगढ़ में जांच करना है तो इसका भी जांच करें ना। और आपके पास रजिस्टर्ड है केस, उसकी जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? ये महत्वपूर्ण बात है। सर, मैं प्रमोद बंसल न्यूज से। जी, आपकी जो भेंट मुलाकात है वो कई संभागों से होते हुए राजनांदगांव पहुंची है। जी, इसमें कहीं न कहीं सरकार की जो योजनाएं हैं उसकी आप समीक्षा कर रहे हैं कि लोगों तक, जन जन तक जो है योजना पहुंचे। इस चीज़ में ये भी हम देख सकते हैं कि एक प्रकार से कहीं न कहीं सरकार की योजनाओं के साथ साथ संगठन का भी प्रचार और प्रसार है। मैं अभी 3 दिन से मैं भी तो आपके साथ लगातार हर भेंट कार्यक्रम में चल रहा हूँ। ये देख रहा हूँ कि कहीं न कहीं एक फेस वैल्यू जो है, एक शख्स की जो नाम नहीं लूँगा, है ना, उसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी है। क्या उसको हम मान सकते हैं कि राजनांदगांव का वो सांसद चेहरा होगा टिकट का? दौरा से उद्भूत नहीं होता, ये प्रश्न उद्भूत नहीं होता। विधानसभा में लोग जवाब देते हैं। तो वैसे देखिए, ये सांसद का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये विशुद्ध रूप से शासकीय कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता को, क्योंकि देखिए 2 साल हमारे कोरोना कारण से बीत गया, हमने योजनाएं बनाई, लोगों को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और उसी फीडबैक ले रहे हैं। कोई राजनीतिक बात तो करते नहीं, आपने मंचों में देखा होगा, कोई राजनीतिक बात नहीं होती। सरकार कांग्रेस की संगठन तो सामने आना ही है, बैठते भी। देखिए वो तो संगठन तय करेगा, ये भूपेश बघेल का काम नहीं है। थैंक यू। सीएम साहब, आज
राष्ट्रीय प्रेस दिवस है जी और जन सुरक्षा कानून जी बात हो रही है जी आज के दिन उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है। जी तो उसके लिए क्या प्रोग्रेस है, क्या उसकी पहल में अभी हमने कमेटी बनाई है और कमेटी की रिपोर्ट आ चुका है, अधिकारी स्तर पे उसके अध्ययन चल रहा है और बहुत जल्दी वो कैबिनेट में आएगा और मैं कोशिश करूंगा कि अगले जो बजट सत्र है उसमें वो चर्चा में आ जाए, विधानसभा में आ जाए। इसके अलावा एक प्रश्न और है यहाँ तो 2 की छूट है। राजनांदगांव से नवगठित जो जिले हैं भोला भानपुर खैरागढ़ जी विभिन्न पंचायतों में भ्रष्टाचार का मामला बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है और आए दिन मामले उठते रहते हैं, तो उसके लेकर आप कोई एक्शन लेंगे? देखिए उसमें तो प्रक्रिया है, आप सब RTI के तहत उसकी जानकारी लेते हैं और संबंधित जहाँ गलत पाया जाता है उसकी शिकायत भी करते हैं, तो उसकी जांच होती है। चलिए बहुत हो गया, धन्यवाद। बहुत सारे प्रश्न आ गए। सर एक आखिरी क्वेश्चन सर एक आखिरी नहीं सर आखिरी था सर, लगातार कांग्रेस जो है वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लिए काम कर रही है। मोहन भागवत जी का दौरा चल रहा है, वो भी आदिवासी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। अरे निकालना किस तरह से देखते हैं? बाहर निकाल। आप हर मंच में ये बोलते हैं सर, बोलो भारत माता की बोल छत्तीसगढ़ मैया की बोलो नीचे कर मुँह चेहरा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो आईडी ले लें। मैं बोल रही प्रक्रिया